हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2025 और यूपीपीसीएस या यूपीपीसीएस आरओ एआरओ जो कि 2024 का एग्ज़ाम है, अप्रैल या मई के आसपास होने वाला है। तो उसके लिए हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिस्कस कर रहे थे, घटना चक्र को। उसमें हम पहला चैप्टर जो हमारा पहला टॉपिक है पर्यावरण और सतत विकास, उसे हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे। आज हम दूसरा टॉपिक देखेंगे पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो यूपीपीसीएस में पूछे गए हों, आरओ एआरओ में पूछे गए हों या फिर यूपीएससी में पूछे गए हों। सभी के लिए वो बेनिफिशियल रहेंगे। तो आप इसे पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिटेल में सोल्व करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। शायद जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें छोटा रह गया था, उसमें इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए आज से हम इसे बड़ा करके देखेंगे। आपका जो भी फीडबैक हो उसे जरूर दीजिएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन है ए जीव और वातावरण, ऑप्शन बी मनुष्य और वन, ऑप्शन सी मृदा और जल, और ऑप्शन डी पति और पत्नी। यूपी आरओ एआरओ 2014 में पूछा गया है। तो पारिस्थितिकी किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी की एक शाखा है। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बेसिकली पारिस्थितिकी क्या है यानी कि इकोलॉजी, पारिस्थितिकी जीव जंतुओं का आपसी आपसी संबंध और भौतिक वातावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है वही पारिस्थितिकी कहलाता है। तो जीव और उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन है ए जी टेलर ने, ऑप्शन बी ई हटिंगटन ने, ऑप्शन सी डी आर स्टोडर्ट ने, और ऑप्शन डी टांसले ने। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है वो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था सबसे पहले ए जी टांसले के द्वारा वर्ष 1935 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1935 में ए जी टांसले के द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। ए जी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसकी रचना जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिलकर होती है। जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र की रचना की जाती है। और पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था ए जी टांसले के द्वारा वर्ष 1935 में। इसे ये ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यूपीपीसीएस में पूछा गया था, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यह अजैविक और जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। तो ये कथन तो हमारा बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक दोनों ही संघटकों से युक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ऑप्शन नंबर सी है, यह एक बंद तंत्र होता है। तो ये कथन हमारा गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, बंद तंत्र नहीं होता है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा और पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन यानी कि ऊर्जा और पदार्थों का लगातार इनपुट और आउटपुट होता रहता है, इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। जबकि बंद तंत्र में ये क्रियाएं नहीं हो सकती, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। आपका जो भी फीडबैक हो उसे जरूर दीजिएगा कि इसी प्रकार से डिस्कस करें या फिर क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसे डिस्कस करें। आपका जो भी फीडबैक हो, जो भी सुझाव, उसे जरूर दीजिएगा। वैसे हम इसे क्वेश्चन टाइप में ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? सेम क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर ए है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में किसी निश्चित स्थान के समस्त जीव जंतुओं को, समस्त भौतिक वातावरण को सम्मिलित किया जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, वो हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है यह एक कार्यशील इकाई है, कथन बिल्कुल हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील इकाई है। ऑप्शन नंबर सी है इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। और ऑप्शन नंबर डी है यह एक बंद तंत्र होता है, तो ये हमारा गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कथन और कारण दिया गया है, हमें कूट की सहायता से बताना होगा कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर कथन है हमारा जीव मंडल एक खुला यानी कि एक विवृत तंत्र का उदाहरण है, तो कथन हमारा बिल्कुल सही है, जो जीव मंडल है वह एक खुला एक विवृत तंत्र का उदाहरण है। कारण है जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, तो ये कारण हमारा गलत है, क्योंकि जीव मंडल में पदार्थों के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का प्रवेश भी होता रहता है, इसलिए कारण हमारा गलत है और कथन हमारा सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ए सही है किंतु आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर मिट्टी, शैल, जल और वायु से बनी हुई एक पतली परत होती है, जो कि पृथ्वी के चतुर्दिक यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो जो जैव मंडल है यानी कि बायोस्फीयर है वो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं और जैव मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। जैव मंडल एक खुला तंत्र होता है यानी कि एक ओपन सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन यानी कि इनपुट और आउटपुट होता रहता है। यह ध्यान रखना है यानी कि ध्यातव्य है, ध्यान रखने योग्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र से पोषक यानी कि न्यूट्रिएंट कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं और अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा ही होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा होता है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है और ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है, शेष 90% जो ऊर्जा है वो व्यर्थ हो जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश और बहिर्गमन चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो अभी हमने देखा था कि पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर, यूपी ROAR में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर मिट्टी, शैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है, जो कि पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म संबंधित है और यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार से जैव मंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र यानी कि एक बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है जैव मंडल, जिसके जैविक और अजैविक दो संघटक होते हैं। तो जैव मंडल के दो संघटक होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट, दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये था हमारा पारिस्थितिकी का पहला सब टॉपिक। इसमें भी पारिस्थितिकी टॉपिक में हमारे कई सब टॉपिक है, तो पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं हम अपना सेकंड टॉपिक सेकंड सब टॉपिक पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के घटक, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो कि बीपीएससी में पूछा गया है। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं उसका आवास, उसका हैबिटेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को उसका आवास, उसका हैबिटेट कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों यानी जीवधारियों के रहने की एक्चुअल जगह उसका आवास कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी वृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो उसे बायोम कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन, अगर इसमें चारों ऑप्शन दिए हों, केवल ऑप्शन 4 दिए हों तो उसका सही आंसर होगा आवास, लेकिन इसमें अगर बायोम भी दिया हो तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, कि दोनों हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। आवास भी कहते हैं जहां जीव रहता है, जहां कोई निश्चित जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं उसका आवास, और अगर ऑप्शन में बायोम भी है और एक से अधिक हमें चुनना है तो उसे बायोम भी कहते हैं।
एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं कि किसी प्रजाति विशेष के पौधों यानी कि किसी विशेष प्रजाति के पौधे या किसी विशेष प्रजाति के जीवों या जीवधारियों के रहने की जो जगह होती है, जो उसकी एक्चुअल लोकेशन होती है, उसे उसका आवास यानी कि हैबिटेट कहते हैं। लेकिन जब कोई पादप समुदाय या जब कोई जंतु समुदाय किसी वृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो उसे बायोम कहते हैं। उदाहरण के लिए वन बायोम, घास स्थल बायोम, रेगिस्तान, टुंड्रा बायोम, ये सभी बायोम के उदाहरण हैं। तो जब कोई जंतु समुदाय या कोई पादप समुदाय किसी वृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करता है तो उसे उसका बायोम कहते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक। इसका आंसर होगा आवास भी होगा और बायोम भी होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। इकोसिस्टम शब्द की इसमें से कौन सी परिभाषा सबसे सही है। ऑप्शन है ए, एक दूसरे से अनन्य क्रिया करने वाले जीवों यानी कि ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव जीवों यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, जीवों यानी कि ऑर्गेनिज्म का वह समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उसे कहते हैं हम पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट इसमें से वर्णन है जीवों यानी कि ऑर्गेनिज्म का वो समुदाय, ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उसे कहते हैं पारितंत्र, क्योंकि पारितंत्र में जीवों के साथ साथ उनके पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। इनमें से हमें इनका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले होता है हमारा जनसंख्या, जनसंख्या से मिलकर बनता है समुदाय, समुदाय से मिलकर बनता है पारितंत्र और पारितंत्र से मिलकर बनता है एक भूदृश्य, यानी कि एक भूदृश्य में कई पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। तो जीव से जैवमंडल तक का जो जैविक संगठन का सही क्रम है वो है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीव से जैवमंडल का जैविक संगठन का सही क्रम होगा जनसंख्या, जनसंख्या से बड़ा होता है समुदाय, यानी कि जनसंख्या को मिलकर बनता है समुदाय, समुदाय कई समुदायों को मिलाकर बनता है पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र से बड़ा होता है भूदृश्य, एक भूदृश्य में कई पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। तो जनसंख्या किसे कहते हैं, एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहते हैं। और दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है। उसके बाद कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं और एक निश्चित भू क्षेत्र में या एक निश्चित भूदृश्य में एक या एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो इनमें से कृत्रिम पारितंत्र है खेत, जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, जबकि तालाब और वन ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं। ये ध्यान रखिएगा कि तालाब, वन, झील ये सभी प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि खेत एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। वन, तालाब, झील ये सभी प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बगीचा और खेत ये मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम एजी चांसले ने किया था। तो कथन ए हमारा सही है, यानी कि कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम एजी चांसले के द्वारा किया गया था। कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित यानी कि ऑटोट्रोप कहते हैं। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित जीव यानी कि ऑटोट्रोपी कहते हैं। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कथन नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा उपभोक्ता अपना भोजन का उपभोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा उत्पादक अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ना कि उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं, इसलिए कथन 3 हमारा गलत है। कथन नंबर 4 है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को नहीं बल्कि वियोजक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, इसलिए कथन 4 भी हमारा गलत है। इसकी एक्सप्लेनेशन है,
पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रथम उपयोग एजी टांसले के द्वारा किया गया था 1935 में। पारितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संघटकों को हम दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। बेसिकली ध्यान रखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में दो संघटक होते हैं, एक जैविक संघटक, दूसरे अजैविक संघटक। जो जैविक संघटक होते हैं यानी कि बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, उन्हें भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं स्वपोषित संघटक, दूसरे होते हैं परपोषित संघटक। जो स्वपोषित संघटक होते हैं यानी कि ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट होते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। और जो उपभोक्ता होते हैं वो परपोषी जीव होते हैं, वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, वो परपोषी जीव होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं और वियोजक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है? तो इकोसिस्टम के संबंध में जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर सी कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं, तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादकों पर पूरी तरह से आश्रित होते हैं, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव जंतु होते हैं और वे उत्पादकों पर पूरी तरह से आश्रित होते हैं। न्यूनतम रूप से नहीं बल्कि पूरी तरह से पूर्णतः आश्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, तो ये कथन भी हमारा गलत है। हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो उत्पादकों से संख्या में कम होते हैं, क्योंकि उत्पादक ज्यादा होंगे तभी तो प्राथमिक उपभोक्ताओं को भरपेट खाना मिल पाएगा। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादकों से संख्या में कम होते हैं, उत्पादक ज्यादा संख्या में होते हैं। उसी प्रकार से जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं से कम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ ही बहुत ही शक्तिशाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन है पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है और इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। जैसे उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है, तो उपभोक्ता कौन होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, और उसी प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की जो संख्या है वो मांसाहारियों से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है। कथन है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, तो कथन हमारा गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कारण है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो कारण हमारा बिल्कुल सही है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ए गलत है किंतु आर सही है। हमारा सही आंसर होगा ए गलत है किंतु आर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैव तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन और इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनर्आगमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों का जैविक अवस्था में परिवर्तन और फिर इन जैविक तत्वों का अजैविक रूप में पुनरागमन का जो प्रारूप है, पुनरागमन के रूप में जो चक्र है उसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। यानी कि जैविक तत्व से अजैविक तत्व में और अजैविक तत्व से जैविक तत्व में जो चक्र चलता रहता है उसे ही कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियोकेमिकल साइकिल, और मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसमें से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होगा हमारा धान का खेत, ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, जबकि वन, झील और घास का मैदान ये सभी प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि धान का खेत एक मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सबसे पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है वो है सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि महासागर पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र पर फैला हुआ है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है और इसलिए यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल का विस्तार है। तो पृथ्वी का जो सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है वो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या फिर महासागर पारिस्थितिकी तंत्र। सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र एक स्थायी पारितंत्र का उदाहरण है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र है, जो महासागर पारिस्थितिकी तंत्र है, वो एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र या महासागर पारिस्थितिकी तंत्र विश्व का एक विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सिर्फ पूछने का तरीका बदला गया है, आंसर वही है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर का लगभग 97% जो भाग है वो समुद्री जल होता है और ये पृथ्वी के लगभग 71% भाग के ऊपर विस्तारित है। 70 नहीं बल्कि 71% भाग के ऊपर विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है सागरीय या महासागर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सागरीय या महासागर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा होने के कारण यानी कि सैलाइन होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन, प्रकाश और तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी असंतुलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो वनों को काटना, वनों को काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है, इसीलिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, बल्कि वन रोपण, जैव मंडल भंडार और वर्षा जल प्रबंधन ये तीनों ही पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। वनों को काटना पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है, बल्कि इसे असंतुलित कर देता है, बल्कि वनों को काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है वन उन्मूलन। पूछा वही गया है, सिर्फ पूछने का तरीका बदल दिया गया है। तो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों में से एक है वनोन्मूलन, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ और अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता ये सभी इसके गौण कारणों में से है, यानी कि पारिस्थितिकी असंतुलन के ये सभी गौण कारण हैं, जबकि वन उन्मूलन, वनों को काटना, ये पारिस्थितिकी असंतुलन का एक मूल कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? वही पूछा गया है फिर से कि किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। आरओ में पूछा गया है। तो लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों में से एक है वनोन्मूलन यानी कि लकड़ी काटना, जबकि वन महोत्सव, वनारोपण, सामाजिक वानिकी ये सभी पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो जल प्रबंधन का है, वन रोपण का है, वन्य जीव सुरक्षा का है, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिकी संतुलन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। एक्सप्लेनेशन है, जल प्रबंधन, वन रोपण और वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी वहन क्षमता और पारिस्थितिकी कर्मता। वहन क्षमता और पारिस्थितिकी कर्मता, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की वो सीमा जिसे कोई पर्यावरण समर्थन कर सकता है, जिसे कोई पर्यावरण वहन कर सकता है, वो कहलाती है उसकी वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। एक्सप्लेनेशन है इसकी, वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं, उसे कहते हैं उसकी वहन क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव के द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो वो है हमारा पारिस्थितिकी कर्मता। पारिस्थितिकी कर्मता जो पद है वो केवल जीव के द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। यूपीएससी यानी कि आईएएस 2013 में पूछा गया है। तो पारिस्थितिकी कर्मता जो पद है वो उसके द्वारा केवल किसी जीव के द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। तो ये खाद्य श्रृंखला दी गई है, इसमें हमें बताना है कि कौन सी खाद्य श्रृंखला सही क्रम में लगी हुई है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि घास घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप। तो जो हमारी घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला है, इनमें से सही क्रम है इसका घास, टिड्डा, मेंढक और सर्प। क्योंकि घास जो है वो उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता है और सर्प एक तृतीयक उपभोक्ता है। तो घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सर्प खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इनमें से खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है घास, बकरा, आदमी। घास को बकरा खाता है और बकरे को आदमी खाता है। तो घास, बकरा और आदमी ही खाद्य श्रृंखला को सही रूप में प्रतिबिंबित करता है। खाद्य श्रृंखला का जो क्रम है वो उत्पादक से प्रारंभ होता है, क्रमशः प्राथमिक उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और फिर तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो खाद्य श्रृंखला का क्रम ध्यान रखिएगा। खाद्य श्रृंखला में पहले क्रम पर आते हैं, सबसे पहले आता है उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे, उसके बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। इसमें घास प्राथमिक उत्पादक है, बकरा प्राथमिक उपभोक्ता है और आदमी द्वितीयक उपभोक्ता है। तो जो उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, उन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण करता है घास, घास को बकरा और बकरे को मानव खाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा कि घास, बकरी और मानव ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास, बकरी और मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र का जीवीय संघटक, बायोटिक कंपोनेंट। तो जो वायु है वो पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैव संघटक है, ना कि जीवीय संघटक। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जबकि जो वनस्पति हैं, जानवर हैं, जीवाणु हैं, ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय संघटक हैं, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, जीवीय संघटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसी जीवित वस्तुएं होती हैं जो कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं, जबकि वायु जीवीय संघटक नहीं है, बल्कि वायु एक अजैव संघटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला क्या है। क्वेश्चन कथन 1 है हमारा, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है, कथन 1 हमारा बिल्कुल सही होगा कि खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की श्रृंखला एक दूसरे के आहार के द्वारा पोषित होती है। कथन नंबर 2 है, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तो कथन 2 हमारा गलत है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला कई जातियों की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। कथन नंबर 3 है, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो कि दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। तो कथन 3 भी हमारा गलत है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का निर्देशन नहीं करती है जो कि दूसरों के द्वारा खाई जाती है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक कथन सही है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव जैसे कि पेड़ पौधे और जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है और खाद्य श्रृंखला में जीवों की निर्भरता का विश्लेषण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। तो चींटी प्राथमिक उपभोक्ता में आती है और डिकम्पोजर्स में भी आती है, और हिरण प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 बिल्कुल सही है। जबकि बाघ और लोमड़ी ये प्राथमिक उपभोक्ता में नहीं आते। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी जंतु। तो जो चींटी और हिरण है वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसकी, किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। हिरण एक शाकाहारी प्राणी है, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता है। और चींटी अपघटक यानी कि डीकम्पोजर और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है, क्योंकि चींटी पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति यानी कि तितलियों की स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। कथन नंबर 1 है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सही है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है यदि किसी कारण से तितलियों की जातियों की संख्या में कमी आती है। कथन नंबर 2 है, कुछ कृष्य पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कथन 2 हमारा गलत है।
और जब कथन 2 हमारा गलत है तो ऑप्शन बी और डी तो हमारा आंसर नहीं होगा। कथन नंबर 3 है, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 बिल्कुल सही है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, तितलियां कई पुष्प पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य यानी कि लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेंढक, सर्प इत्यादि का भोजन होती हैं, इसलिए तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है। फूड चेन में मानव प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता होता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। फूड चेन में मानव है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता। कैसे? शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा, जबकि मांस भक्षी होने पर मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो समुद्री वातावरण में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि पादप पलवक। फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि पादप पलवक समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फाइटोप्लैंक्टन्स। इसकी एक्सप्लेनेशन है, समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से कौन उत्पादक घटक है। तो इनमें से कौन सा उत्पादक घटक है, वो है हरे पौधे। हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो जैविक घटकों में से जो हरे पौधे हैं वो उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं हरित पादप। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं वो प्राथमिक पोषक स्तर या फिर प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं। तो जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं उत्पादक। ये ध्यान रखिएगा कि जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं उत्पादक। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए यानी कि इंटरमीडिएरीज का काम करते हैं, क्योंकि एक और जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं के लिए शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के सोर्स के रूप में विद्यमान होते हैं। तो जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य जो बिचौलिए को काम करते हैं, बिचौलिए का काम करते हैं, वो करते हैं उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कथन नंबर 1 है, स्वपोषी यानी कि स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। स्वपोषी यानी कि स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को हम प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। कथन नंबर 2 है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी कि विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी कि विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। तो दोनों हमारे कथन बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संघटकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। हमने देखा था कि पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक होते हैं, एक जैविक, दूसरे अजैविक संघटक। और जो जैविक संघटक होते हैं उन्हें भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक स्वपोषी संघटक, दूसरे परपोषी संघटक। जो स्वपोषी संघटक होते हैं यानी कि ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट, वे जो वे कौन होते हैं, तो स्वपोषी संघटक वे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। यह प्राथमिक पोषक स्तर या फिर प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि परपोषी जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों यानी कि प्राथमिक उत्पादक के द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ताओं के द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार प्राप्त करते हैं, जिसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है, यानी कि एक चार्ट के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। जो पौधे होते हैं वो उत्पादक की भूमिका निभाते हैं, वो उत्पादक होते हैं क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। फिर पौधों को शाकाहारी जंतु खाते हैं।
जिन्हें हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारियों को मांसाहारी कहते हैं जिन्हें हम कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और मांसाहारियों को शीर्ष मांसाहारी खाते हैं जिन्हें हम कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। और इनमें ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है जो कि एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो जो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है पर्वत, ये हमारा गलत है क्योंकि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है महासागर। जीवाणु एक जैविक अवयव है ना कि अजैविक अवयव, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, ये बिल्कुल सही है, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र का आधार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है वर्षा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड ना कि वर्षा, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि सही सुमेलित है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर, जीवाणु जैविक अवयव होते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी गैसें उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, यानी कि डीकम्पोजर जीव कहलाते हैं? तो जो विषाणु होते हैं, वायरस, वो अपघटक जीव की श्रेणी में नहीं आते हैं, जबकि कवक और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ये दोनों ही अपघटक जीव यानी कि डीकम्पोजर जीव कहलाते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, वो अपघटक जीव की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो है, अपघटक वे जीव होते हैं जो कि अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे कि पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे कि फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो एक समुद्री आहार श्रृंखला है, इसका सही क्रम है डायटम, क्रस्टेशियाई और हैरी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला है ये डायटम जो कि स्वपोषी होते हैं। डायटम को खाते हैं क्रस्टेशियाई जो कि शाकाहारी उपभोक्ता है, और फिर क्रस्टेशियाई को खाता है हैरिंग जो कि मांसाहारी उपभोक्ता है। तो डायटम, क्रस्टेशियाई और हैरिंग ये इस समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। आपका जो भी फीडबैक हो, जो भी सुझाव हो, आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।